नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे। मेरा नाम है अभय मिश्रा और आप सभी विद्यार्थियों का हमारी आज की कक्षा में स्वागत है। ये सेशन मुख्य रूप से आपके उन सभी प्रश्नों का उत्तर देगा जो आप अभी प्रश्नों से उलझे हुए होंगे, जो द्वंद्व आपके हृदय में चल रहे होंगे, आपको रात में सोने नहीं देते होंगे। उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको कि अगले 7 महीने में रोड मैप क्या रहेगा। उत्तर मिलेगा आपको उन प्रश्नों का कि आखिर कैसे आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे आप मेहनत करें, किस रणनीति को अपनाएं, किस तरीके से पढ़ें, कैसे पुस्तकों को पढ़ें कि आपके 250 से ज़्यादा अंक आए आपके हिंदी विषय में, हिंदी साहित्य में। हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य एक समुद्र है, अथाह समुद्र, जिसको पूरा पीना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उतनी ज़रूरत चीज़ों को पी सकते हैं जो आपकी प्यास को बुझा दे, और उतनी ही चीज़ों को पढ़ेंगे। यानी हम पढ़ेंगे ये समझते हुए कि कितना पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे, जो ज़रूरी है वो पढ़ेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये सभी बिंदु क्या क्या जरूरी हैं, कैसे आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और कैसे आप अपनी सफलता को तय करेंगे, ये सभी आज की कक्षा में हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। आपका सपना अगर ड्यू में एडमिशन लेने का है, आप जेएनयू में जाना चाहते हैं, बीएचयू में जाना चाहते हैं, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, या किसी भी इंडिया के टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं और हिंदी साहित्य में अपना जो करियर है, अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसे बनाना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए ही है। सबसे पहले आप सभी जान लें कि सीयूईटी पीजी का जो रोड मैप है वो किस तरीके से होने वाला है। यानी ये जो सफर है, रोड मैप यानी ये जो सफर है, इसमें कैसे चलेंगे, क्या क्या करेंगे। कई प्रश्न बच्चों का रहता है, जब सभी लोग कहते हैं कि आप एक रणनीति बनाओ, बढ़िया से पढ़ाई करो, फिर आपका होता है। नए नए जब बच्चे होते हैं तो वो सोचते हैं रणनीति क्या है, क्यों जरूरी है भाई, हमें सिलेबस पढ़ना है, पढ़ लिया, पेपर दिया, एग्जाम निकल गया, दैट्स इट। तो स्ट्रेटजी किस लिए है जरूरी, क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हो ना, ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। ये एक ऐसी परीक्षा है जो नेशनल लेवल का एग्जाम है, जिसमें आप ही की तरह अनेक कॉलेजेस से बच्चे बैठते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से बैठते हैं। हो सकता है आपका सपना आज ड्यू में पढ़ने का है, लेकिन अभी आप ड्यू में नहीं हो, लेकिन वही कोई बच्चा है जो ड्यू में ऑलरेडी पढ़ रहा है, वो मास्टर्स भी वहीं से करना चाहता है। वही एक बच्चा है जो बीएचयू में पढ़ रहा है, वो मास्टर्स भी वहीं से करना चाहता है, और आपको उससे टक्कर लेनी है उस सीट के लिए। तो हाँ, ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और इसमें कठिनाई बहुत है। इसीलिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए, इसीलिए एक रोड मैप चाहिए, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है। और दूसरा मुख्य महत्वपूर्ण चीज है कि पाठ्यक्रम। ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो सिलेबस है आपका, ये बहुत ही ब्रॉड है। मैंने कहा ना, अथाह सागर है, कितना पियोगे आप, जितना भी पियोगे आप डूब जाओगे उसमें। डूब गए तो खत्म, डूब के नीचे तक पहुंच गए। हो सकता है ज्ञान बहुत हो जाए, पर ज्ञान से एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए होगी, आपको एक रणनीति चाहिए ही होगी। तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है, तो अब आपको रणनीति तो चाहिए ही। कंपटीशन इतना ढंगा है, इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा है, और लक्ष्य आपका है एक बहुत अच्छे कॉलेज को पाने का। तो आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको वैसे तरीके से पढ़ना पड़ेगा जो लोग नहीं पढ़ रहे। आपको वो तरीका अपनाना पड़ेगा, वो पुस्तकें अपनानी पड़ेगी, वो रिसोर्सेज अपनाने पड़ेंगे। वैसे अपने आप को जज करना पड़ेगा हर 15 दिन पे, कि आप अपने आप को समझें कहाँ पर गलतियां हो रही हैं, ताकि इसे सुधार के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के पात्र बन सके आप। इसीलिए रणनीति बहुत जरूरी है। आगे बात करें कि सीवीटी परीक्षा का पैटर्न क्या है। अगर आप नए बच्चे हैं, आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सीवीटी पीजी जो एग्जामिनेशन है आपका, इसमें जो आपका हिंदी जो डोमेन है, यानी हिंदी साहित्य जो है आपका, वो 90 मिनट समय देगा आपको। 1.5 घंटे का समय होगा और आपके सामने प्रश्न होंगे 75, यानी 75। लिखा तो बहुत आसानी से होता है बहुविकल्पीय, पर होते नहीं है ये। प्रश्न आपके सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब आपको उसमें समय लगेगा, सोचना पड़ेगा, फैक्ट चेक करने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप ऐसे करके निकल जाओगे। तो इसीलिए आपको ठहर के प्रश्न करने पड़ेंगे। पूरे 300 अंकों का होने वाला है, यानी आप देख पाएंगे कि एक प्रश्न 4 अंक का है, लेकिन अगर एक गलती की ना तो -1 भी है। तो इसीलिए आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको समझना है इस पैटर्न को देखते हुए कि कैसे आप परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे, कैसे बहुत बढ़िया नंबर पाओगे। उत्तीर्ण ही नहीं करना, उत्तीर्ण करके तो कॉलेज मिलेगा, कोई बढ़िया कॉलेज कैसे मिलेगा। कंपटीशन में
अप कैसे जाओगे, सबसे ऊपर कैसे जाओगे। और इस बात की गारंटी है कि अगर हमारे साथ जुड़कर पढ़ोगे तो टॉप रैंक पर लाना, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, उस तरीके से पढ़ाऊंगा, वो रोड मैप आपको दूंगा, वो तरीका आपको बताने वाला हूं कि जिससे आप यूं करके उस जगह तक पहुंचोगे जहां पर आप जाना चाहते हो। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है। मैं खुद डीयू में पढ़ा हुआ हूँ, खुद मैंने मास्टर्स किया हुआ है बढ़िया कॉलेज से, खुद मैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। मैंने जिन तरीकों को अपनाया है, जो गलतियां करनी थी, जो की कभी वो नहीं की, उनको सुधारा और फिर जाकर उत्तीर्ण हुआ, उन सभी गलतियों से आपको बचाऊंगा मैं। और सारी चर्चाएं मैं आपसे करूंगा। जब आप एनटीए की साइट पर जाएंगे, आप कहेंगे सर मुझे जरा पूरा पाठ्यक्रम दिखा दो। एनटीए कहेगा लो बेटा पाठ्यक्रम चाहिए, ये लो। फिर आपको कहे सर इतना पढ़ के हो जाएगा। फिर कहेगा एनटीए कि बेटा देखो तो क्या है वो। तब आप जब पढ़ोगे हिंदी साहित्य है ये, तो फिर आपका दिमाग घूमेगा साहित्य मतलब क्या पढ़ लूं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ लूं, भौगोलिक विस्तार पढ़ लूं, व्याकरण पढ़ लूं, या फिर काल विभाजन पढ़ लूं, आदिकाल आधुनिक काल तक पूरा पढ़ लूं, क्या पढ़ लूं। गद्य की बुधाओं को पढ़ लूं, या फिर उपन्यास कहानी नाटक को पढ़ लूं। काव्यशास्त्र बोल दिया, अरे क्या पढ़ लूं काव्यशास्त्र में, भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ लूं या पाश्चात्य पढ़ लूं। भरत मुनि दंडी ऋषि को पढ़ लूं, रुद्रट को पढ़ लूं, वामन को पढ़ लूं, जगन्नाथ को पढ़ लूं, किसको पढ़ लूं। या फिर मैं टीएस इलियट को पढ़ूं, वर्ड्सवर्थ को पढ़ूं, कॉलरिज को पढ़ूं, अरस्तु का विवेचन देखूं मैं, या किसको पढ़ूं। गांधीवादी दर्शन देखूं कि अम्बेडकरवादी दर्शन देखूं, पढ़ना क्या है कुछ भी नहीं पता था। इसने कह दिया हिंदी साहित्य है, इसने कह दिया काव्यशास्त्र और हिंदी व्याकरण है। अरे हिंदी व्याकरण इतना होता है क्या। मतलब कोई डिफाइन नहीं किया, आपको बस टॉपिक दे दिया कि लो भाई बेटा 5 टॉपिक है, पढ़ लो आपका हो जाएगा। जब आप पढ़ने बैठते हो तो पता चलता है कि सिलेबस तो इतना है कि जो आप सोच ही नहीं पाते। फिर आपको एनालाइज करना होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, मॉडल पेपर से, कि आपका जो वास्तविक सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। इन्होंने कह दिया साहित्य पढ़ लो आप, इन्होंने कह दिया विविध गद्य विधाएं पढ़ लो। अरे विविध विधाएं कम थोड़े ना है, विविध विधाओं में इतनी सारी रचनाएं, इतने सारे रचनाकार हैं, उनका इतना इतिहास है, इतने रचनाकारों ने, आलोचनात्मक रचनाकारों ने इतनी बातें बोली है, क्या पढ़ें। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप कह दिया पढ़ लो, जनसंचार माध्यम में जो हिंदी की स्थिति है उसे पढ़ लो, और काव्यशास्त्र और हिंदी व्याकरण पढ़ लो। तो जब इस पैटर्न को देखोगे तब आपका दिमाग घूम जाएगा। नए बच्चों के साथ अक्सर ये होता है कि समझ ही नहीं पाते इसमें पढ़ें क्या। जो बड़े हल्के फुल्के समझते हैं वो कहते हैं सिलेबस कुछ भी नहीं है, जो थोड़े समझदार होते हैं वो कहते हैं यार सिलेबस है क्या चीज, और जो समझ जाता है वो कहता है सिलेबस अरे ये तो बहुत है। तो इन्हीं बातों को आपको समझना है। और फिर आगे बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो सामना करना पड़ेगा, जिन्हें देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है विस्तृत पाठ्यक्रम। अभी आप कहोगे कि सर ये तो फर्स्ट टॉपिक है, विस्तृत क्या है। अभी जब पाठ्यक्रम मैं आपके सामने खोल के रखूंगा ना पूरा चिट्ठा, तब पता चलेगा विस्तृत क्या है। तो पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है। आपको प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक काल की जितनी भी चीजें हैं, जितना भी इतिहास रचना जो भी लिखी गई, जो भी बातें हुई, सबको पढ़ना है आपको। आपको इतने सारे रचना है, इतने रचनाकार हैं, सबको याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कालक्रम से प्रश्न आएगा कि 4 रचनाएं लिखी हैं, 11 वर्ष का समय, आकाशदीप, इंद्रजाल, सवेरे, या भूले बिसरे चित्र। अब इनमें से आप कालक्रम के अनुसार जोड़ो, जोड़ते रहो, क्या जोड़ोगे, है ना। त्वरित पुनरावृत्ति। अब आप जाने की चुनौतियां हैं कि जो लोग बताते हैं आपको कि भाई बार बार रिवीजन करो हो जाएगा, कैसे करोगे आप रिवीजन, आपको समय कहाँ मिलता है, आप कर कहाँ पाते हो, वो मोटिवेशन कहाँ बचती है। साथ में 75 क्वेश्चंस के लिए, 75 क्वेश्चंस के लिए आपके पास कितना समय है, 1.5 घंटे का। मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट से कुछ सेकंड ज्यादा मिलता है। यानी समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत ढंग से करना पड़ेगा। और तीसरी जो पांचवी अंतिम चीज है कि जो मिश्रित प्रश्न आपके सामने आएंगे, जो तथ्यात्मक भी होंगे, वैचारिक भी होंगे, जो लिखा तो पर है कि आप एमसीक्यू कर रहे हैं, पर वास्तव में वो एमसीक्यू नहीं है, वो कुछ और ही है। और इसी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। आप बात करें कि रोड मैप कैसा रखें हम 7 महीने का, ये जो इतना आपने सर बताया इसको कैसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस 7 महीने में पहले महीने को पूरा डेडिकेट कर दो कि आप हिंदी की पूरी नींव बनाओगे। यानी आप समझोगे कि हिंदी क्या है, क्यों है, कैसे है, इतिहास क्या है, अभी तक हिंदी क्या है, इतिहास में क्या क्या हुआ, क्या रचनाएं हुई। यानी नींव, संपूर्ण साहित्य पढ़ना है आपको। आपको भाषा समझनी है कि भाषा क्या है, इसका इतिहास क्या है। जितने भी रेफरेंस बुक की नीड हो आप ले लो, जितने भी कंटेंट चाहिए आप ले लो। 1 महीने में पूरी ऐसी तैयारी करो, जो मैं आपको कराऊंगा, जो मैं कंटेंट आपको दूंगा, वो एकदम अप टू द मार्क होगा। आपको एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी होगा, वही होगा।
फिर दूसरे महीने में आप सोचो कि ठीक है, अब मैं काव्यशास्त्र पर ध्यान दूंगा, मैं भक्ति काल पर ध्यान दूंगा। यानी मैं समझूंगा कि जैसे हमारा जो भारतीय काव्यशास्त्र है वो क्या है, रस सिद्धांत है, अलंकार सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, ध्वनि संप्रदाय है, मीराबाई, तुलसीदी, इतने सारे लोग हैं, इनके बारे में चर्चाएं, इनके बारे में समझो। भक्ति काल को समझो, चाहे वो कृष्ण भक्ति शाखा हो चाहे राम भक्ति शाखा हो, सबको समझो। फिर तीसरे महीने में आप रीति काल को समझो, आधुनिक काल को समझो, यानी क्योंकि ये इतना नहीं है, बहुत ब्रॉड है, वो लिखा छोटा सा केवल है। और उसके बाद में चौथे महीने में आप गद्य साहित्य को समझो। आप समझो कि निबंध क्या है, उपन्यास क्या है, नाटक क्या है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, पात्र क्या होते हैं, कथानक क्या होता है, कथोपकथन क्या होता है, संवाद योजना क्या होती है, प्रश्न किस प्रकार से बनता है, क्या इनकी विशेषताओं से प्रश्न बनेगा, या किसी नाटक या कहानी से प्रश्न बन जाएगा, या किसी रचनाकार द्वारा कोई अगर टिप्पणी की गई है किसी रचना पर तो वैसा प्रश्न बनेगा। तो इन सभी बिंदुओं को देखना है। फिर आप क्या करो, आलोचना और साहित्य सिद्धांत की तरफ चलो, भारतीय भी देखो, पाश्चात्य भी देखो। और फिर छठवां और सातवां महीना, छठवां और सातवां महीना पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, कुछ नहीं करना और बस केवल सारे पीवाईक्यूज को रट डालो, पढ़ डालो, मॉक टेस्ट जितना लगा पाओ लगा लो, कि आप जब एग्जाम के लिए जाओ तो आपके अंदर वो जो डर होता है ना पेपर को लेकर वो ना हो। और जब 7 महीने, 7वां महीना चले आप, तो आप रिवीजन करो, 3 चरण में करो। पहला चरण हो आप इतिहास काव्य पढ़ लो, गद्य आलोचना पढ़ लो और पूरे मॉक टेस्ट को देख लो। आप इस समय पे मैं आपको बताऊं, जो मैं करता था, क्वेश्चंस का भी एक अलग से अपना नोट्स बनाओ, जिसमें प्रश्नों को लिखो जो आपको महत्वपूर्ण लगे, चाहे वो प्रीवाईक्यू के हों, चाहे मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, चाहे कोई आपको प्रश्न दिख गया। आपके पास एग्जाम से पहले कम से कम 2-4 हजार प्रश्न होने चाहिए जो मुख्य रूप से आपको लगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक। और फिर कैसे कैसे पढ़ना है, रोड मैप पे मैं आगे चर्चा भी करूंगा आपसे। सफलता की राजनीति नहीं, रणनीति, राजनीति से नहीं आएगी सफलता। आपको स्मार्टली कैसे करना है, जैसे मैंने आपको कहा है कि डेली आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं। बच्चे सोचेंगे सर 3-4 घंटे से हो जाएगा क्या? आप अभी कॉलेज भी जा रहे हो ना, कॉलेज के भी असाइनमेंट्स होंगे, क्लासेस होंगी, एग्जाम होगा, बर्डन होगा, कॉलेज की फ्रेंडशिप होगी, जिंदगी होगी, है कि नहीं? कॉलेज भी जाओ, बिल्कुल जाओ। 3 से 4 घंटे जो इसमें मैंने बोला है उसमें आपको बस पढ़ना है, क्वालिटी वाली पढ़ाई करनी है, मतलब गुणवत्ता वाली पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि बस ऐसे लेकर बैठ गए हो जैसे वो बैठा है, नहीं, बैठा नहीं होना है। इसमें एनिमेशन होनी चाहिए, इसमें पढ़ते हुए दिखना चाहिए। अपने नोट्स बनाओ, रचनाकारों के नोट्स बनाओ, काल के बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, टुकड़ों में बनाओ, कुछ पेजेस में कुछ चीज़ों को लिख के से चिपका दिया करो। फिर हर 15 दिन पे सेल्फ असेसमेंट करते रहो। एक क्वेश्चन पेपर लेकर खुद ही बैठ जाओ, मॉक टेस्ट लेके बैठ जाओ कि अच्छा मैं इसे सॉल्व करूंगा। करो सॉल्व, निकालो क्या होता है, देखो कितने नंबर आ रहे हैं, क्या होता है, कैसे होता है। और ये जो मैंने रखा है ना कि 15 दिन पर सेल्फ टेस्ट, वो मैं आपको कराऊंगा। आपको वहां करना है बट मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा भी। हर 15 दिन पे आपको एक टेस्ट दूंगा, जितनी चीजों को पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन पर प्रॉपर डिस्कशन होगी ताकि हम तैयार अच्छे से रहें। पीवाईक्यू, जो आपके विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हैं, इनको नियमित हल करो। ऐसा है कि आपने एक पीवाईक्यू सॉल्व किया, आपको कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, कुछ दिन में फिर से सॉल्व कर लिया, कुछ दिन में फिर से सॉल्व कर लिया, फिर समझ गए, फिर समझ गए, जिससे आप उस पूरे सिलेबस से गो थ्रू रहोगे, आपको पता रहेगा कि पाठ्यक्रम का हिस्सा क्या क्या है। और पुनरावृत्ति, ये चीज बहुत जरूरी है कि कम से कम 3 बार परीक्षा से पहले आप पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन करके बैठे हो। फिर आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस होगा ना एग्जाम के टाइम पे, वो अलग लेवल का होगा। फिर आप कॉलेज चूज करने के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि कॉलेज आपकी छट नहीं करेगा आपको चूज करे, नहीं, फिर आप चूज करोगे कि अच्छा मेरे नजदीक ड्यू है क्या, चलो इसमें जाता हूँ, अच्छा जेएनयू नजदीक है क्या, चलो बीएचयू, चलो बीएचयू में चलता हूँ। आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपकी कट ऑफ से इतने हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो आपको इन बातों को समझना है, जब तक आप स्मार्टली नहीं पढ़ेंगे तब तक आप थोड़ा सा संदिग्ध अवस्था में रहेंगे। आगे बात करें अगर इसके पाठ्यक्रम की, तो आप देख सकते हैं भाषा विज्ञान, जिसमें हिंदी भाषा का जो उद्भव है, जो विकास है, जो भौगोलिक स्तर है, लिपि है, ये सब समझेंगे। ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है जो मैंने बनाया है। जब आप पूरे पूरे सिलेबस को, पूरे पूरे मैंने पाठ्यक्रम को देखा जो इन्होंने प्रोवाइड किया एनटीए ने, पूरे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा, सबको देखकर मुझे लगा कि ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर आपका आदिकाल है, भक्ति काल है,
रीति काल है, आधुनिक काल है। फिर आधुनिक काल काव्य खंड वाले के बाद में गद्य खंड, जिसमें उपन्यास है, कहानी, निबंध, नाटक, आत्मकथा, यात्रा साहित्य। फिर जो भारतीय काव्य शास्त्र है, जिसमें आपके काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य दोष सब कुछ आता है। पाश्चात्य चलो नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी लेने के लिए पढ़ेंगे जरूर, कि कहीं अगर प्रश्न फंस गया तो आप जाने रहो, क्योंकि उसने काव्य शास्त्र लिखा है, पाश्चात्य या भारतीय नहीं लिखा है। लेकिन पुराने पेपर को देख के मुझे लगा कि पाश्चात्य से नहीं पूछ रहा है। ठीक, 2-4 प्रश्न कभी आए, नहीं तो नहीं आए। वैचारिक पृष्ठभूमि देखेंगे और प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप, जनसंचार, ये तो हमें देखना ही देखना है। ठीक है। अब एक प्रश्न होता है बच्चों का कि सर कौन कौन सी बुक्स को लें, क्या पढ़ें। तो सबसे पहले तो रामबाण है, हिंदी साहित्य का इतिहास आप ले लो, किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र जी का। अंतर क्या है, शुक्ल जी का एक लेवल का है, एक स्तर का बढ़िया है, और नगेंद्र जी का सरल भाषा में है। तो अगर आप बहुत बिगिनर हो तो आप डॉक्टर नगेंद्र से शुरू करो, और नहीं तो आप शुक्ल जी का ले लो। प्रयोजन मूलक हिंदी की पुस्तक ले लो आप विनोद गोदरे की। हिंदी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास आप अमरनाथ की पढ़ सकते हैं। या फिर आप एक रेफरेंस के लिए चाहें तो मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा दृष्टि पब्लिकेशन का, तो आप दृष्टि की पुस्तक ले सकते हैं। जो ये पुस्तक है CUET-PG की, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये काफी हद तक सटीक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप इस पुस्तक का सहारा ले लें तो भी बहुत फायदेमंद आपके लिए चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रही पुस्तक की बात। तैयारी कैसे करेंगे, 3 चरणों में हमने चीजों को देखा है। पहली चीज आप पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन बार बार करना है। दूसरे चरण में फिर से रिवीजन है। पहले में रिवीजन आपको इतिहास और विभिन्न गद्य विधाओं की पुनरावृत्ति करनी है, और कालक्रम कालखंड की पुनरावृत्ति करनी है, और मॉक टेस्ट और चार्ट्स, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि निरंतर और केंद्रित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जब आप निरंतर चलेंगे और केंद्रित रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, और रसरी यावत जात है सिल पर परे निशान। कि पानी गिर रहा है ना, और पानी गिरने से या फिर रस्सी केवल आ रही है जा रही है, उसके रगड़ से पत्थर पे अगर निशान बन सकता है, तो बार बार रिवीजन से एग्जाम क्यों नहीं पास हो सकता, बढ़िया कॉलेज क्यों नहीं मिल सकता, है कि नहीं। आगे चर्चा करेंगे कि इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए मैंने हिंदी साहित्य का अभय बैच लॉन्च किया है। इस बैच में जितना भी मैंने पाठ्यक्रम बताया है, जितने भी मॉक टेस्ट, जितने भी रोड मैप आपको दिए हैं, उसको पूरे को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जाएगी, और आपकी परीक्षा में आपको अच्छे रैंक दिलाना मेरी गारंटी है। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि आप अच्छे नंबर लाओ, ठीक है नंबर तो आ ही जाते हैं, मैं आपको बढ़िया रैंक दिलाऊंगा, इसकी गारंटी है। बस पूरी शिद्दत के साथ आपको जुड़ना है और पढ़ाई करनी है। आपको बैच लेना है, बस आपको कूपन कोड का यूज कर लेना है, ABHAY, और इस कोड के यूज से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी YouTube पर क्लासेस डेली चलेंगी, आप लोग YouTube पर भी जुड़ेंगे, जो 6 से 7 बजे चलेगी। और ये मुख्य रूप से हमारा टारगेट इसमें रहेगा कि हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे इसमें, यानी एज अ प्रैक्टिस सेशन इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं होगा। एक बार मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको इसे अवेल करना है। आप जाएंगे अड्डा 24/7 के साइट पर, ठीक है, अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, वर्नाकुलर पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, फिर आप यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाएंगे, सीवीटी पीजी पर क्लिक करेंगे, और सीवीटी पीजी पर यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, आप सीवीटी पीजी पर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो अभी आपको मिलेगा या तो अब एक काम करो, आपको मैं सिंपल चीज बताता हूँ, आप ढूंढ ना पाओ तो आप लिख दो अभय, अभय लिखोगे आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये रहा अभय बैच आपका। ठीक, यहाँ पर आपको ये बैच मिल गया है। इस बैच में अभी प्राइस आपकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 12,327, लेकिन यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है, और इसमें आपको लिख देना है ABHAY और अप्लाई कर देना है। फिर आपको मिल जाएगा 6903 में पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें सारे प्रैक्टिस सेट सब कुछ, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, सारी चीजें हम करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए जितने बच्चे हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। एक बढ़िया कॉलेज चाहिए तो तैयारी अभी से शुरू कर दो, 7 महीने बचे हैं, लेकिन वक्त बहुत कीमती होता है। तो इसी के साथ आप सभी से विदा चाहूंगा, मिलूंगा कल की क्लास में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।